गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में विज्ञान शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। तो बच्चों, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग जो है पोषण जो अध्याय है इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे पौधों में पोषण कैसे होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अमीबा एवं मनुष्यों में जो है पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखो बच्चों, मैंने कहा कि अमीबा और मनुष्य, तो अमीबा और मनुष्य दोनों में एक ही तरह से पोषण होता है। अगर बात को हम लोग संक्षिप्त में कहना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि अमीबा और मनुष्य दोनों में जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्राणी सम पोषण के द्वारा जो है पोषण की प्रक्रिया जो है वो होती है। तो कहने का मतलब है कि दोनों को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों में समानता क्या है कि मनुष्यों में भी क्या है, मनुष्यों में भी जो है पोषण जो है वो प्राणी सम पोषण होता है और अमीबा में भी क्या है, प्राणी सम पोषण होता है। तो हम दोनों को अलग अलग बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार का से होता है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि अमीबा में जो है कौन से तरीके से पोषण होता है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। तो अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है, प्राणी सम पोषण पाया जाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो प्राणी सम पोषण या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले ही जो है चर्चा कर चुके हैं। तो जब हम लोगों ने चर्चा किया था तो हम लोगों ने एक बात को समझा था कि जब भी हमारे कानों में प्राणी सम पोषण शब्द आएगा या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा तो हमें क्या समझना है कि यह जो पोषण की प्रक्रिया है इसमें कुल मिला के 5 जो है वो क्या है, चरण है, 5 स्टेप है। क्या क्या भाई, तो हम लोगों ने बात किया था कि भाई हर एक जहां पे प्राणी सम पोषण होता है वहां 5 स्टेप होता है। क्या क्या होता है, तो हम लोगों ने बात किया था इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, डाइजेशन यानी कि पाचन, जो है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण और इजेशन यानी कि बहिष्करण। यह 5 चरण जरूर होता है। तो अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है, तो अमीबा में पोषण पाया जाता है प्राणी सम पोषण पाया जाता है, यानी कि अमीबा क्या है, एक प्राणी सम पोषी जीव है, प्राणी सम पोषी जीव। तो देखो ये अमीबा क्या होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसका कोई आकार जो है वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, हम किसी भी तरह से हम आगे बना लेते हैं क्या होगा, अमीबा बन जाएगा। ठीक है, अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो अमीबा मृदु जल मृदु जल में पाया जाता है, यानी कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखो, अमीबा में प्राणी सम पोषण होता है। तो प्राणी सम पोषण कहने का मतलब क्या है कि अमीबा के पोषण की प्रक्रिया में ये 5 स्टेप हो। कौन कौन सा स्टेप हो, तो पहला स्टेप हम बोलेंगे इंजेशन। क्या है, इंजेशन। क्या है, इंजेशन। दूसरा क्या है, तो इंजेशन को क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या हुआ, डाइजेशन। दूसरा क्या, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स पाचन। तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। चौथा क्या है, एसिमिलेशन। क्या है, एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण।
स्टेप क्या है? इजेशन। क्या है? इजेशन, यानी कि क्या है? बहिष्करण। तो अगर हम अमीबा में पोषण को समझना चाहते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि अमीबा में अंतर्ग्रहण कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, स्वांगीकरण कैसे होता है, बहिष्करण कैसे होता है। तो हम लोग इस 5 स्टेप को बात को समझते हैं। तो बच्चों, अमीबा क्या है? यह अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कि मृदु जल में पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा का भोजन जो है, अमीबा जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाता है, एल्गी को खाता है, एल्गी मतलब शैवाल, ठीक है। तो यही क्या है, ये जो मतलब कि पॉन्ड वाटर या में जो पाए जाते हैं ये सब छोटे छोटे जीव, इनको खाकर ही जो है अमीबा अपना पोषण करता है। तो अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण करता है, इस बात को हम लोग समझते हैं बच्चों। कि देखो, पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? इंजेशन, अंतर्ग्रहण। यानी कि हमें समझने की जरूरत है कि अमीबा में अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण या इंजेशन किस प्रकार होता है। तो जैसे मानते हैं कि ये क्या है? अमीबा है। ये क्या है? एक अमीबा है। जब भोजन का कण अमीबा के पास आता है, मान लेते हैं क्या है? भोजन का कण। जब भोजन का कण अमीबा के पास में आता है तो देखो, अमीबा को भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई जो है मुख गुहा नहीं होती है, माउथ नहीं होता है, लेकिन देखो कैसे ये भोजन को जो है ये इंजेस्ट करता है या अंतर ग्रहण करता है। तो ये अमीबा है और अमीबा के पास ये क्या है? भोजन है। भोजन किस रूप में आ सकता है? तो एल्गी के रूप में आ सकता है, यानी शैवाल के रूप में या छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में। जैसे ही अमीबा के पास भोजन आता है, अमीबा को पता चलता है कि उसके पास में क्या है? भोजन। तो अमीबा क्या करता है कि अपने जो शरीर है, यह जो अमीबा ये कोशिकीय जीव है, तो ये क्या करता है कि अपने जो इसका शरीर का जो सरफेस है, इससे क्या करता है? एक आवर्त बाहर निकालता है। क्या निकालता है? आवर्त निकालता है। और यह आवर्त क्या करता है? बिना भोजन को छुए ये क्या करता है? भोजन को घेर लेता है। भोजन को घेर लेता है। ये अमीबा के शरीर से क्या निकला? ये आवर्त। और इसने क्या किया कि बिना भोजन को छुए हुए इसने भोजन को क्या किया? उसको क्या किया? घेर लिया। धीरे धीरे यह जो है आवर्त आगे से बंद हो जाता है, और यह एक खाद्य रिक्तिका, ये क्या है? खाद्य जो है रिक्तिका, यानी कि फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। तो यह जो आवर्त है, यह आवर्त क्या कहलाता है? यह आवर्त कूटपाद कहलाता है। क्या कहलाता है? कूटपाद कहलाता है। यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? सीडोपोडिया। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। तो बात को समझ लेना कि भोजन क्या हुआ? अमीबा के पास आया। अमीबा ने क्या किया? इस भोजन को बिना छुए हुए क्या किया? अपने जो शरीर के से एक आवर्त निकाल के इसको क्या किया? घेर दिया। यह जो इसके शरीर से आवर्त निकला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूटपाद या सीडोपोडिया। और यह जो है क्या हुआ? भोजन को उसके शरीर के अंदर लिया। ठीक है। यह जो पूरी प्रक्रिया है, यह क्या हो गया? यह हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण। अब जो है जब भोजन जो है अमीबा के शरीर के अंदर में आ गया, और यह क्या है? एक खाद्य रिक्तिका है। इस खाद्य रिक्तिका में क्या है? भोजन है। अब क्या होता है बच्चों कि अगला बात क्या है कि जो है अमीबा के शरीर में अब क्या है? अमीबा के शरीर में यह जो खाद्य रिक्तिका है, अब इस खाद्य रिक्तिका में क्या है? इसका भोजन है। अब क्या होगा? इस भोजन का पाचन होगा। भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। कैसे पाचन होगा? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर में एक क्या है? अंगक है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइसोसोम्स। तो ये लाइसोसोम्स जो है इस खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल से जाके ये क्या होता है? जुड़ जाता है। और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, वो क्या करता है? इस खाद्य रिक्तिका में उपस्थित भोजन को क्या करता है? उसको पचाता है।
तो यानी कि ये दूसरा स्टेप क्या हुआ, पाचन। अब पाचन जब जो है भोजन जो कि रिक्तिका के अंदर उपस्थित है उसका पाचन हो जाता है, तो वो पाचन होने के बाद क्या होता है, उसके शरीर में क्या होता है, ये अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये अवशोषित जो है, जो पचे हुए भोजन जो है उसका प्रयोग अमीबा कई कार्यों में करता है, उससे उसको ऊर्जा मिलती है, उसमें वृद्धि होती है इत्यादि। और इन सबों के बाद जो है अंतिम चरण में क्या होता है कि अमीबा जो है, जो बचा हुआ जो भोजन है वो उसके बॉडी सरफेस के पास आता है और बॉडी सरफेस से क्या होता है, शरीर से बाहर आ जाता है, जिस तरह से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि अमीबा में क्या होता है, प्राणी संपोषण जो है होता है, यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और प्राणी संपोषण का मतलब है 5 स्टेप क्या क्या, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और बहिष्करण। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन चैप्टर यानी कि पोषण चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पौधों में होने वाले पोषण और अमीबा में जो है पोषण, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया है। आज का जो हमारा जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के इस वीडियो में इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा जो विषय है वो क्या है, मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण, तो मनुष्यों में पोषण कैसे होता है? अगर हमसे कोई पूछे कि मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है, तो इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं? जैसे हमसे कोई पूछे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, तो हम एक लाइन में क्या उत्तर देंगे कि पौधों में पोषण जो है प्रकाश संश्लेषी विधि द्वारा होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, तो हम लोग कहेंगे कि अमीबा में पोषण प्राणी श्रम पोषी विधि से होता है, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछे कि मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो हमारा उत्तर ये होगा कि मनुष्यों में भी पोषण क्या होता है, प्राणी श्रम पोषण होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो मनुष्यों में जो पोषण होता है वो किस विधि से होता है? तो होलोजोइक मोड से होता है। किससे होता है? होलोजोइक मोड से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी श्रम पोषण करते हैं। प्राणी श्रम पोषण भी कहते हैं। तो मनुष्य भी क्या है, एक प्राणी श्रम पोषी जो है एक प्राणी है, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी श्रम पोषण के द्वारा मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया होती है। और यह प्रक्रिया कैसे होती है? तो यह प्रक्रिया जो है पाचन तंत्र की सहायता से होती है। इसके सहायता से होती है, पाचन तंत्र की सहायता से होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की सहायता से होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के सहायता से होती है। तो पूरे बात को अगर हम अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग the nutrition takes place by holozoic mode with the help of digestive system। कहने का मतलब है कि मनुष्यों में जो है पोषण वह प्राणी श्रम पोषी विधि से होता है। किसकी सहायता से? तो हम कहेंगे पाचन तंत्र के सहायता से। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई दो चीज है कि मनुष्यों में होलोजोइक मोड यानी प्राणी श्रम पोषण पाया जाता है, और दूसरा क्या है, किसके सहायता से होता है? तो पाचन तंत्र। तो देखो प्राणी श्रम पोषण जैसे हमारे कान में आए, तो हमारे कान में आना चाहिए 5 स्टेप। कितना आना चाहिए? 5 स्टेप। कौन कौन सा भाई? तो भाई इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन, यानी कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिष्करण। ये 5 स्टेप दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम पोषण पढ़ रहे हैं मनुष्यों में, तो इस 5 स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्यों में अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन कैसे होता है, मनुष्यों में पाचन यानी डाइजेशन कैसे होता है, मनुष्यों में अवशोषण कैसे होता है,
मनुष्यों में जो है स्वांगीकरण कैसे होता है, मनुष्यों में बहिष्करण कैसे होता है, ये बात समझेंगे। और ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो किसके सहायता से होती है, तो ये पाचन तंत्र के सहायता से होती है। तो कुल मिला के बात ही समझना है कि हमको सबसे पहले बात को अच्छी तरह से समझने के लिए मानव पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र क्या है, पहले इस बात को हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसी तंत्र की सहायता से मनुष्यों में जो है वो क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया संपादित होती है। तो पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र क्या है, तो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। अगर हम इसको एकदम बात को सिंपल में बात को लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि पाचन तंत्र बराबर क्या होता है, पाचन तंत्र बराबर होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल, आहार नाल। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। यानी कि मानव शरीर में क्या होता है, मानव शरीर में एक आहार नाल होता है और उस आहार नाल से संबंधित जो है, आहार नाल से संबंधित क्या होता है कि बहुत सारे पाचक ग्रंथियां होती हैं और यह सम्मिलित रूप से जो है ये जो है जो मानवों में जो है पोषण का के कार्य में मदद करती है। तो बात को हम लोग को समझना पड़ेगा कि पाचन तंत्र बराबर क्या हो, पाचन तंत्र बराबर आहार नाल प्लस पाचक ग्रंथियां। तो यह एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल क्या है और यह डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो सब पहले बात आते हैं इस बात पे, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। तो आहार नाल क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या जो है आहार नाल है, आहार नाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक जो है अगर हम कहें तो बोले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मुख गुहा से शुरू होती है और जो है गुदामार्ग तक जो है वो जो है खत्म होती है। तो ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल की संरचना कैसी है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इस आहार नाल में क्या क्या भाग पाए जाते हैं, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य का जो आहार नाल है, आहार नाल है या जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें क्या क्या जो है मुख्य भाग पाए जाते हैं। तो देखो जो आहार नाल के भाग हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो पहला भाग, पहला आहार नाल कहां से शुरू होता है, तो हम बात करते हैं मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा यानी कि माउथ। मुख गुहा के बाद क्या होता है, ग्रसनी। क्या होता है, ग्रसनी। ग्रसनी मतलब फेरिंग्स। उसके बाद क्या होता है, ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली यानी हम क्या कहते हैं, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस। उसके बाद क्या है, उसके बाद आमाशय। क्या है, आमाशय। आमाशय यानी कि स्टोमक। स्टोमक। चौथा भाग क्या है, आमाशय।
उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा क्षुद्रांत। क्या है? क्षुद्रांत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है? बृहतांत। बृहतांत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो मानव शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, इसमें क्या क्या भाग पाए जाते हैं? तो आहार नाल मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत। और यह जो आहार नाल है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई करीब क्या है? 9 मीटर के करीब है। क्या है? 9 मीटर के करीब है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल या जो आहार नाल है, इसकी लंबाई क्या है? करीब 9 मीटर के करीब। इस 9 मीटर में जो है 6 मीटर जो है, यह क्या है? यह जो है ये क्षुद्रांत। क्या है? क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और करीब 1.8 मीटर के करीब क्या है? ये है बृहदांत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि हमने क्या बात की? ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी लंबाई करीब कितनी है? इसकी लंबाई करीब 9 मीटर है। और इस 9 मीटर में देखो अंदाजा करीब 6 मीटर क्या है? क्षुद्रांत है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। और 1.8 मीटर क्या है? बृहदांत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि 9 में से करीब 8 मीटर जो है ये किसमें खत्म हो जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी क्षुद्रांत और बृहदांत करीब। और बाकी जो भाग है वो किसमें है? 1 मीटर के करीब में बाकी भाग आते हैं। तो यानी कि अगर कोई पहला सवाल नंबर 1 कि जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग कौन सा है? उत्तर क्या होगा? क्षुद्रांत। और उसके बाद कौन सा है? क्या है? बृहदांत। तो लेकिन सवाल ये है कि जो है क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6 मीटर। तो फिर इसको जो है क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जबकि इसकी लंबाई सबसे बड़ी है? इसकी लंबाई सबसे बड़ी है, लेकिन बच्चों इसकी जो मोटाई है वो करीब क्या है? 1 इंच। कितना है इसका जो है? ये क्या है? मोटाई कितना है? 1 इंच। इसका व्यास करीब कितना है? 1 इंच के करीब। जबकि जो है जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मोटाई है वो क्या है? वो करीब जो है वो क्या है? इससे ज्यादा है। और इसका व्यास करीब 6 सेंटीमीटर है। करीब कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमने अभी क्या बात कहा? हमने कहा कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है या क्षुद्रांत है, इसकी लंबाई सबसे बड़ी है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई तो बड़ी है, लेकिन इसकी मोटाई क्या है? कम है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो है बृहदांत, इसकी लंबाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी है, फिर भी इसको हम लोग क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन या बृहदांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसकी मोटाई क्या है? जो है क्षुद्रांत के सापेक्ष क्या है? ज्यादा है। तो आप बात को हम लोग समझ गए हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत को लोग क्षुद्रांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मोटाई क्या है? कम है। और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मोटाई क्या है? ज्यादा है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि जो है मानव शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से भाग हैं। तो हम लोग के लिए क्या सीखा कि एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में कौन कौन से मुख्य भाग हैं? तो माउथ, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत। इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा? क्षुद्रांत। ठीक है। और जो कुल जो है एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई करीब कितनी है? 9 मीटर की। अब इस एलिमेंट्री कैनाल
या जो आहार नाल है, इसको हम लोग जो है चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आहार नाल है ये कैसा है, ठीक है। तो देखो जो मानव आहार नाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो शुरू कहां से होता है? यह शुरू होता है मुख गुहा से। कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। तो आहार नाल कहां से शुरू हुआ? मुख गुहा से शुरू हुआ। कहां से हुआ? मुख गुहा से शुरू हुआ। मुख गुहा से शुरू हो रहा है, यानी कि माउथ से शुरू हो रहा है। क्या है? माउथ। अब देखो ये जो मुख गुहा है, ये क्या है? मुख गुहा। इस मुख गुहा के अंदर क्या है? दांत है, जबड़े हैं, है ना। तो मुख गुहा के पीछे, ठीक पीछे जो है, ठीक पीछे जो है, जो मुख, ये मुख गुहा है, इसके ठीक पीछे जो है एक जो है यहाँ पे जो है जो जगह है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं, यानी कि फेरिंक्स। क्या कहते हैं? फेरिंक्स। देखो बात को समझो, हम लोग भोजन जो है मुंह में लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको अंदर की तरफ निकलते हैं। तो भोजन मुंह में आता है, मुंह से किधर जाता है? ग्रसनी की तरफ। अब यह जो ग्रसनी होती है बच्चों, इस ग्रसनी में दो छिद्र होता है। जो ग्रसनी है यहाँ पे दो छिद्र है। ग्रसनी के पास क्या है? दो छिद्र है ना। बात को समझो, एक छिद्र को हम लोग कहते हैं गलट। क्या कहते हैं? गलट। और दूसरे छिद्र को हम लोग कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। हिंदी में कहें तो गलट मतलब निगल द्वार। क्या है? निगल द्वार। क्या है? निगल द्वार, ठीक है। और ग्लोटिस मतलब कंठ द्वार। क्या है? कंठ द्वार। तो ये जो फेरिंक्स या ग्रसनी है, इस यहाँ पे क्या है? दो छिद्र है। एक छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? गलट या निगल द्वार, और दूसरा छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोटिस या कंठ द्वार। देखो निगल द्वार या गलट, नाम से ही किया गया निगल, खाना को हम लोग निगल रहे हैं। तो हम जब भोजन करते हैं तो क्या होता है? यह जो इस छिद्र, ये निगल द्वार से भोजन कहां पे जाता है? ये जो है हमारा जो है ग्रास नली में जाता है। लेकिन इसी के बगल में क्या है? क्या है? ग्लोटिस, यानी कि कंठ द्वार। यह द्वार किसके लिए है? यह श्वास नली में हवा जाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि हमको छींका जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो खाना जो है वो किसमें जाना चाहिए? निगल द्वार में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? निगल द्वार में जाना चाहिए। लेकिन जब जल्दी हम लोग खाते हैं तो क्या होता है कि ग्लोटिस में चला जाता है, यानी कि श्वास नली में चला जाता है, जिसके चलते क्या होता है? हमारा जो है वो हमें छींक आती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर वाले भगवान के, जिसको भी हम मानते हैं, ऊपर वाले ने क्या किया है कि यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। तो जब हम खाना को निगलते हैं तो ये इपीग्लोटिस क्या करता है? ग्लोटिस को ढक देता है। इसलिए भोजन जो है श्वास नली में जो है वो प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि मुख गुहा के पीछे क्या होता है? मुख गुहा के ठीक पिछले भाग में दो क्या है? दो छिद्र है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? निगल द्वार, जिससे भोजन जाता है, और दूसरा क्या है? कंठ द्वार, जिससे हवा जाता है। कंठ द्वार को हम लोग ग्लोटिस कहते हैं। इस पे क्या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। जब हम भोजन को निगलते हैं तो उस दौरान ये इपीग्लोटिस क्या करती है? इस ग्लोटिस को बंद कर देती है, ठीक है। तो हम लोगों ने आहार नाल हम लोग समझ रहे थे। तो आहार नाल कहां से होता है? मुख गुहा से। मुख गुहा के नीचे क्या है? मुख गुहा के नीचे ग्रसनी है। ग्रसनी में दो छिद्र है, एक को कहते हैं गलट, दूसरे को ग्लोटिस। एक को निगल द्वार कहते हैं और दूसरे को कंठ द्वार कहते हैं। फिर ये जो ग्रसनी है, ग्रसनी के नीचे जो है ये जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हमको क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। ग्रास
नली कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, या ऑइसोफेगस कहते हैं, ऑइसोफेगस कहते हैं, या फूड पाइप कहते हैं, होसला है ग्रास नली। और इस ग्रास नली के नीचे जो है हमारा क्या है, इसके बाद आ रहा है जो नीचे अपनी क्या है, आमाशय। क्या है? आमाशय। ये क्या है? आमाशय। ये क्या है? आमाशय। आमाशय। ये क्या है? आमाशय। आमाशय इसको हम लोग अंग्रेजी क्या कहते हैं? स्टमक। क्या है? स्टमक। अब देखो ये आमाशय किस तरफ है? ये आमाशय है, ये बाईं तरफ है। आमाशय क्या है? बाईं तरफ। और दाईं तरफ इधर जो है ये क्या है? इधर जो है ये है यकृत। क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। यह क्या है? यकृत। यह क्या है? यकृत। यकृत। यकृत इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। यकृत क्या है बच्चों? यकृत पित्त बनाने की एक फैक्ट्री है। यकृत क्या है? पित्त बनाने की एक फैक्ट्री है। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनता है, उसी तरह से यकृत भी क्या है? यकृत भी क्या एक फैक्ट्री है जहां पे क्या बनता है? पित्त बनता है। क्या बनता है? पित्त बनता है, यानी कि बाइल बनता है। ठीक है, तो यकृत में क्या होता है? वो क्या है? यकृत जो है ये हमारे शरीर यकृत है, तो यकृत में जो है ये क्या होता है? बाइल का निर्माण होता है। बाइल जो है वो क्या होता है? जमा होता है। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनने के बाद किसी स्टोर हाउस में जाके जमा होता है, उसी तरह यकृत में पित्त के निर्माण होने के बाद पित्त जो है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में आके क्या होता है? जमा होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये लीवर हो गया। क्या हो गया? लीवर हो गया। अब जो है मुख गुहा के नीचे क्या हो गया? ग्रसनी के नीचे क्या हो गया? ग्रास नली के नीचे क्या हो गया? आमाशय। अब आमाशय के बाद जो है शुरू होता है हमारा जो आहार नाल का सबसे क्या है? सबसे बड़ा यानी कि क्षुद्रांत। ये क्षुद्रांत करीब 6 मीटर का होता है और इसकी लंबाई अधिक होने के चलते ये क्या होता है? जो बहुत ही जो घुमावदार तरीके से कुंडलित रूप में रहता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? छोटी आंत या क्षुद्रांत जो है इसे कहते हैं, वो है। तो ये क्या है? क्षुद्रांत। ये क्या हो गया? क्षुद्रांत। ये क्या हो गया? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में जो है, क्षुद्रांत में भी 3 पार्ट पाए जाते हैं। क्षुद्रांत का जो अगला भाग होता है उसको हम कहते हैं डियोडेनम। क्या कहते हैं? डियोडेनम। उसके बाद जो भाग होगा उसको कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। और तीसरा भाग क्या होता है? क्षुद्रांत काफी लंबा होता है, इसलिए इसको 3 भाग में बांटते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये इलियम में खत्म होने के बाद अब ये क्षुद्रांत यह खत्म होने के बाद क्या होता है? बड़ी आंत यानी बृहदांत शुरू होता है। ये बृहदांत है। क्या है? ये बृहदांत है। ये बृहदांत है। ये बृहदांत है बच्चों। इसकी लंबाई जो है क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी मोटाई क्या है? जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? बृहदांत कहते हैं, है ना। तो ये जो है यह क्या हो गया बच्चों? बृहदांत। ये क्या हो गया? बृहदांत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इसको इस बृहदांत को भी हम लोग जो है 3 भाग में बांटते हैं। सबसे जो है इसको हम लोग कहते हैं कि कीकम, दूसरा क्या है? कोलोन, और तीसरा क्या है? रेक्टम। ये जो बृहदांत है इसमें भी कितने भाग हैं? 3 भाग। यह जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं कीकम। क्या कहते हैं? कीकम। इसी कीकम में से एक
जो है निकला रहता है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपेंडिक्स। तो ये कीकम हो गया और यह क्षुद्रांत का क्या हो गया इलियम हो गया। अब इलियम और कीकम जो है यही क्या है, यही जोड़ है, यही जोड़ है जहां पे क्या है जो है क्षुद्रांत और बृहतांत मिलता है, क्षुद्रांत और बृहतांत मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। ये कीकम के बाद जो है ये वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं कोलन। ठीक है, कोलन सबसे लंबा भाग है, कोलन क्या है सबसे लंबा भाग है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये अंतिम में ये क्या हो गया रेक्टम। क्या हो गया रेक्टम। तो ये कुल मिला के क्या हो गया हमारा जो है आहार नाल हो गया। तो आहार नाल की संरचना में क्या क्या बात है बच्चों, क्या क्या बात ध्यान रखना है कि हमारे आहार नाल की लंबाई कितनी है। तो हमारे आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर है। ठीक है, हमारे आहार नाल की सबसे जो है लंबी संरचना कौन है, तो हमारे आहार नाल की सबसे लंबी संरचना क्षुद्रांत है। ठीक है, और आहार नाल में कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं, तो आहार नाल में हम लोगों ने बात किया क्या क्या है, तो मुख गुहा, आहार नाल शुरू होता है मुख गुहा, मुख गुहा के नीचे क्या है ग्रसनी यानी फेरिंक्स। हमने बात किया कि इस ग्रसनी में क्या है 2 छिद्र होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं गलट एंड ग्लोटिस कहते हैं, गलट एंड ग्लोटिस कहते हैं। उसके नीचे क्या है, ये है ग्लास नली यानी ओएसोफेगस। उसके नीचे क्या है आमाशय। ठीक है, आमाशय है और आमाशय जो है बाईं तरफ है और दाईं तरफ क्या है यकृत है। क्या है यकृत। ठीक है, यकृत है और जो है फिर क्या है ये जो है ये यकृत है और आमाशय के नीचे क्या है क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत के बाद क्या है बृहतांत है। क्षुद्रांत में जो है वो क्या है, क्षुद्रांत जो है उसमें 3 भाग है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और बृहतांत जो है इसमें भी 3 भाग है एकम, कोलम एंड रेक्टम। तो यह जो है कुल मिला के क्या हो गया, यह हमारा आहार नाल हो गया। क्या हो गया आहार नाल। अब इस आहार नाल में क्या है, इस आहार नाल में आहार नाल से संबंधित जो है कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो क्या क्या ग्रंथियां हम लोग पाई जाती है, एक बात हम लोग समझते हैं। तो देखो यह जो आहार नाल है बच्चों, इससे संबंधित कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि पाचन तंत्र क्या है, तो पाचन तंत्र में क्या है, पाचन तंत्र में 2 चीज है। पहला क्या है एलिमेंट्री के नाम यानी आहार नाल, और क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथि। तो एलिमेंट्री के नाल यानी आहार नाल से संबंधित कुछ क्या होती है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी ग्रंथियां आपको समझते हैं। तो आहार नाल में सबसे पहले क्या है ये मुख माउथ, इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं लाल ग्रंथि। क्या कहते हैं लाल ग्रंथि। क्या कहते हैं लाल ग्रंथि कहते हैं। अब जो है अब जब हम नीचे आते हैं तो नीचे में क्या है आमाशय। आमाशय में क्या है, आमाशय की जो भित्तियां होती हैं, आमाशय के जो भित्तियां होती है उसपे जो है ग्रंथि होती है, उसको लोग क्या कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और आमाशय के नीचे आमाशय हो गया, ये क्या हो गया ये आमाशय हो गया, और आमाशय के नीचे एक जो है पीली पत्तियों की संरचना की तरह एक ये होता है, इसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं अग्नाशय। तीसरी ग्रंथि क्या हो गई अग्नाशय। अग्नाशय कहां पाया जाता है, तो ये आमाशय के ठीक नीचे। और जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है यकृत। क्या है यकृत। और जो है हमारे आंत की जो भित्तियां होती हैं, आंत की जो भित्तियां होती हैं उसपे भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि। तो क्या
में क्या क्या भाग होते हैं? पहला क्या होता है? एलिमेंट्री के नाल, यानी कि आहार नाल, और आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथियां। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि आहार नाल में क्या क्या भाग है। तो आहार नाल कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। और हमारे मुंह में क्या है? एक ग्रंथि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रंथि कहते हैं या लाला ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, उससे नीचे आते हैं तो ये क्या है? अमाशय। अमाशय के भित्तियों पर क्या पाया जाता है? एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। और जो अमाशय के ठीक नीचे जो है पत्तियों के आकार का जो है पीले रंग का एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं या पैनक्रियास कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय हिंदी में कहते हैं और पैनक्रियास क्या है? हिंदी में कहते हैं। और यह जो है दाई जो है अमाशय के दाई तरफ जो है एक सब जो ग्रंथि पाई जाती है उसको लोग क्या कहते हैं? यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका वजन करीब जो है 1.5 kg होता है, यानी कि 1.5 kg के करीब इसका वजन होता है। ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जिसका काम क्या है? पित्त को स्रावित करना है। ठीक है, और पांचवा ग्रंथि कौन हो गया? तो जो हमारा जो छोटी आंत की जो भित्तियां हैं उस पे क्या है? ग्रंथि पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंत्र ग्रंथि। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से संबंध रखने वाले कुल कितनी ग्रंथियां हैं? तो 5 ग्रंथियां। मुख में कौन सी? लाल ग्रंथि। आमाशय में कौन? जठर ग्रंथि। और आमाशय के ठीक नीचे क्या हो गया? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। फिर यकृत, और आंत में क्या हो गया? आंत्र ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती है? कुछ पाचक रसों को स्रावित करती हैं, जो पाचक रस जो है पाचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमारे मुख में क्या पाई जाती है? लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि यह लाल को स्रावित करती है, ये लाल को स्रावित करती है। आमाशय में क्या है? आमाशय की भित्तियों में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये जठर ग्रंथि जो है जठर रस को स्रावित करती है, जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करती है। ये अग्नाशय जो है ये क्या है? अग्नाशय रस को स्रावित करती है, जो कि पाचन में मदद करती है। यह जो यकृत है, यकृत जो है पित्त को स्रावित करती है, जो कि पाचन में हमें जो है सहायता करती है। और छोटी आंत की भित्तियों पे क्या है? आंत्र ग्रंथि है, जो कि आंत्र रस को क्या करती है? स्रावित करती है। और आंत्र रस को हम लोग जो है सकस इंद्रियस भी कहते हैं। तो यह जो है हमारा क्या हो गया? पाचन तंत्र हो। तो अगली कक्षा में हम लोग जो है मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है, इस मतलब कि हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्यों में अंतर्ग्रहण कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, जो है अवशोषण कैसे होता है, स्वांगीकरण कैसे होता है, बहिष्करण कैसे होता है, ये सब बातों की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को समझने के लिए हमें आवश्यक है कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उस बात को अच्छी तरह से हम लोग